पढ़ो फिर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, हो गया ना टाइम, ठीक। चलो बेटा देखो, टू चार्ज प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्ज है प्लस क्यू के, है ना बेटा, दोनों कितने डिस्टेंस दूर रखे एक दूसरे से, 2a डिस्टेंस दूर रखे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं ना, दोनों बेटा एक दूसरे से कितना डिस्टेंस दूर रखे, 2a डिस्टेंस। दिस इज प्लस क्यू, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू। A third charge minus 2q is placed midway between them, the potential energy of the system। अब इन्होंने बोला कि एक थर्ड चार्ज है जो हमने क्या रखा है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया, -2q वाला, है ना। तो हमसे पूछा है कि बताओ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बेटा अगर मिडवे में रखा तो ये डिस्टेंस a और ये वाला डिस्टेंस भी a। अगर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो हमने पढ़ा था ना, तीन चार्जेस की कैसे बताते, पहले पहला चार्ज लेके आएंगे, कोई काम नहीं किया। अच्छा दूसरा चार्ज लाएंगे तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बताओ कितना करेगा, के क्यू इंटू -2q अपॉन में कितना आएगा बताओ, a। समझ में आया, के Q1 Q2 बाई a। अब ये तीसरा चार्ज आएगा तो ये किस किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, पहले वाले के साथ, दूसरा तो लिख देते हैं, पहले वाले के साथ करेगा तो Q बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2a, प्लस ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो बताओ के क्यू इंटू -2q बाई a। यहां तक सही है क्या कहानी। अभी देखो कुछ कट तो नहीं रहा इसमें से, कुछ भी नहीं कट रहा है ना। देखो बेटा आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, -2kq² बाई a। यहां पे करोगे तो kq² बाई 2a, यहां करोगे तो माइनस हो जाएगा के -2kq² बाई a। इन सब का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2a आ जाएगा ना। तो कितना बचेगा बताना, माइनस, अच्छा इसका a है क्या ये, तो अगर काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4kq² प्लस kq² माइनस फिर 2 बार में जाएगा तो 4kq²। कितना हो गया बताना फाइनली, माइनस का 8 प्लस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 7kq² बाई 2a। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ो। इंक तो डाली नहीं हमने, ऐसे चालू कर दिए। आज हमारे मोबाइल को बिल्कुल आराम नहीं मिला है भाई। चलो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बेटा, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 एंड +4 पिकोकूलम चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, दो चार्जेस है, एक -7 पिकोकूलम है, एक 4 पिकोकूलम है, ठीक। ये दोनों में ना एक दूसरा चार्ज है उसको टच कराया है, उसके बाद पूछा है and then separated if the final charge on each ball is -2 picocoulomb then the initial charge on B3। क्वेश्चन समझ से पहले क्या है, देखो बेटा एक बॉल B1 है और एक बॉल B2 है। B1 पे कितना चार्ज है, -7 पिकोकूलम, और B2 पे कितना चार्ज है, प्लस का 4 पिकोकूलम। सही बात। एक तीसरी बॉल है B3, इसके ऊपर कुछ चार्ज है हमें पता नहीं है, उसको इसमें टच कराया, इसमें टच कराया, उसके बाद तीनों बॉल के ऊपर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 2 पिकोकूलम का आ गया, -2 पिकोकूलम का हो गया। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा बताओ तीसरी वाली बॉल पे कितना चार्ज था। तो हम ये सोचेंगे इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था बताना, -7 + 4 + x, और फाइनल चार्ज भी इतना ही होना चाहिए। तो फाइनल चार्ज के अकॉर्डिंग तीनों बॉल पे कितना है, -2 -2 -2, तो कितना हो गया बताना, -2 प्लस -2 प्लस -2। क्वेश्चन ने बोला तीनों के ऊपर -2 -2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बताना, -7 + 4 -3 + x, ये कितना हो जाएगा बेटा, -6। इधर जाके ऐड करो तो x कितना आ जाएगा, -3 पिकोकूलम। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं, आसान था। ये कौन से टॉपिक से था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से था, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, the quantum nature of light explain the observations on photoelectric effect as there is a minimum frequency of incident radiation below which no electrons are emitted। ये कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, उससे नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो गया है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ कौन सा बेटा, बी ऑप्शन देखना, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या फिर वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है? वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कम है, थोड़ा लिमिट है ना, तो थोड़ा स्पीड से कर लो। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विद ns। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था? 0.528 n स्क्वायर, यही तो था। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अ स्ट्रेट वायर इज केप्ट हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक वायर रखा है। इफ अ स्टीडी करंट फ्लोज इन वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। करंट कहां से कहां जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। जरा इधर देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर हमने ईस्ट इधर माना है तो हमारा नॉर्थ किधर होगा? इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ऐसे मुंह ईस्ट की तरफ खड़े कर, अगर हमारा मुंह ईस्ट की तरफ है ना, तो राइट हैंड किसको पॉइंट करता है? साउथ को पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। क्वेश्चन देखो, करंट कहां से कहां जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने आगे बोला है, इफ अ स्टीडी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द वायर। इस वायर से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो हमें रूल याद है क्या? करंट की डायरेक्शन किस तरफ बताना है बेटा? हमें ऊपर की तरफ। तो बताओ कहां? हमारी तरफ आ रही है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। समझ में आया? सबको आ गया? ठीक, तो ये कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल बताओ। स्लाइटली नेगेटिव है ना, ये हमने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter। बेटा उसको बंद कर लेना मोहित सर, इसको बंद कर देना बेटा। A galvanometer, अरे भैया लड़के इतने हाथ, आगे बढ़े। चलो इसको हटा दे रहे ना, क्योंकि पता नहीं उधर कितना आ रहा हो पोर्शन। देखो क्वेश्चन में बोले गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 100 ओम है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमने एक बगल में पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया है जो कितने का है? 0.01 ओम का है। ठीक, देखो इन्होंने बोला नहीं पैरेलल में लगाया। अभी हमें खुद से समझना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर में जाते हैं तो किस में लगाते हैं? पैरेलल। तो इसका सर्किट डायग्राम याद है आपको कैसे बनता था? ये गैल्वेनोमीटर होता था और ये हमारा शंट रेजिस्टेंस होता था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ऊपर शंट कितना है? ये में 0.1 ओम का है। अच्छा, ये हमारा दे रखा है 0.1 ओम का है। नीचे देखो, यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। उसके बाद बोला रेंज 1 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम इसके अंदर कितना करंट जाएगा? यहां से कितना करंट आ रहा है? इसका मतलब 1 एम्पियर करंट। समझ में आ रहा है कैसे करे कर रहे हैं? पहले एमीटर का डायग्राम बना है, इधर से कितना करंट आ रहा है? मैक्सिमम 1 एम्पियर। ठीक बात। आगे देखो क्वेश्चन ने बोला है कि द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले करंट को किससे डिनोट करते थे? IG से डिनोट करते थे। किससे करते थे? IG। तो इधर IG चला गया तो ऊपर कितना जाएगा बताना? 1 माइनस IG। मान लो इधर से 1 आ रहा था, इधर 0.1 चला के बचा, वो ऊपर जाएगा। यहां तक सही है क्या कहानी? अच्छा, अब हम सोचें क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो इनमें वोल्टेज क्या होता है? सेम। और इसकी हमने केवल एक ही इक्वेशन लिखवाई थी आपसे, इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस बराबर। तो क्या लिखते बताओ? 1 माइनस IG इंटू क्या लिखना चाहिए बताओ? 0.1 इज इक्वल टू बताओ IG इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 को इधर भेज दो, कितना बचेगा? 1 माइनस IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा ना। ये 1 सॉरी इधर ले आओ। अच्छा 1000 IG है ना, तो इसको इधर लेके चले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1000 1 IG। तो IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1001। ठीक है क्या? अब इसको सॉल्व 1001 को 1000 ही मान ले रफली, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। और ये कितना होता है? 1 मिली एम्पियर होता है क्या? ये देखो ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही हो गया 1 मिली एम्पियर। समझ में आया? 1001 को लगभग हमने कितना मान लिया? 1000 ही मान लिया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नीड इंक। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? A circular loop A of radius r carries a current I. Another circular loop of radius r is equal to r by 20 is placed concentrically. Concentrically का मतलब होता है उन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। Concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with the loop B is proportional to. मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा दूसरी रिंग से। जरा ध्यान से देखना, ये हमारी एक रिंग है बड़ी वाली, है ना। क्वेश्चन है बोला इसके अंदर हमने एक छोटी रिंग रखी है, उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी हो। बड़ी वाली का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। बड़ी रिंग में कितना करंट जा रहा है बेटा? आई करंट जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि बताओ छोटी वाली से फ्लक्स कितना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें, बड़ी वाली की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें? एरिया से कर दें, तो क्या पता चल जाएगा हमें? इसके थ्रू फ्लक्स कितना है? फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए होता है ना। चलो, तो अगर हम पूछे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है बताना? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो 2 कैपिटल आर लिखते हैं। यहां तक सही कहानी। अगर हमसे कोई पूछे हमें फ्लक्स इस वाले पोर्शन से निकालना, तो इसका एरिया पता करना पड़ेगा। तो एरिया कितना होगा बताना इसका? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बताओ? r बाई 20 पुट कर दे, पाई इंटू आर बाई 20 का स्क्वायर। वैल्यू नहीं निकालनी है हमें क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी चाहिए केवल। अब फ्लक्स बताओ कितना होगा? b इंटू ए। बी कितना दिया बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2r। एरिया कितना देखो? पाई आर स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, बाकी सब कुछ हटा दो। हम तो आर का रिलेशन देखना, तो देखो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है क्या? कौन सा ऑप्शन देखो? ए ऑप्शन सही हो गया। समझे क्या था? एक बड़ी रिंग थी, उस बड़ी सी रिंग के अंदर एक छोटी रिंग रखी आर रेडियस की, उसका रेडियस हमें दे रखा है आर बाई 20। फिर उसके बाद हमसे पूछा उसमें कितना फ्लक्स होगा ये बता दो। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? एरिया से कर दी। सिंपल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Figure shows the variation of inductive reactance XL of two ideal inductors of inductance L1 and L2 with angular frequency this. The value of L1 L2. L1 L2 की वैल्यू पूछी है बेटा। पहले मैं एक बात बताओ, ये ग्राफ किस किस के बीच में? XL और ओमेगा L के बीच में। ओमेगा L के बीच में, XL और ओमेगा के बीच में। ध्यान से समझना, अगर एक्सल और ओमेगा के बीच में ग्राफ है तो इक्वेशन क्या होती है इन दोनों में? ओमेगा एल। ग्राफ एक्सल और ओमेगा के बीच में है तो देखो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप देता है क्या? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट हमें स्लोप देता है। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा ये बताओ पहले? एल देगा क्या? तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप ऑफ एक्सल एंड ओमेगा ग्राफ क्या देगा हमें? इंडक्टेंस देगा एल। अब देखो क्वेश्चन ने दो दे रखे हैं क्या हमें? 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। नीचे वाला क्या है? L1 है। अच्छा, ऊपर वाला क्या है? L2। अभी आपको पता चल गया है कि इनका जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें? इंडक्टेंस। हमें वैल्यू L1 बाई L2 चाहिए कि L2 बाई L1? L1 बाई L2। तो बेटा इसका स्लोप कितना होगा ये बताओ? 10 की फॉर्म में निकलता है कि स्लोप, तो हम इसको क्या लिखेंगे? tan 30। L2 को क्या लिखोगे बताओ? tan 60। तो tan 30 की वैल्यू बोलो 1 बाय रूट 3। tan 60 की वैल्यू बोलो रूट 3। तो रूट 3 बाई 1 लिख लें। ये उल्टा होके कितना हो जाएगा देखो? 1 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3 कितना आ जाएगा? देखो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही हुआ। कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सेल और ओमेगा के बीच का ग्राफ हमें क्या देगा? एल देगा। इतना पता चल गया तो उसके बाद खत्म क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड V इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग Z एक्सिस। बताओ आंसर। फंस गए, जीरो। फेज का डिफरेंस पूछा है। एक साथ दोनों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होती थी और एक साथ जीरो होती थी। तो इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? जीरो का।
कोई पूछे डायरेक्शन डिफरेंस कितने का है, तब वो पाई बाई 2 होगा। यहीं पे वो खेल रहे हैं, मोस्टली लोग पाई बाई 2 ही टिक करके आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक हाँ पाई बाई 2 पे होती थी, ठीक। ये पढ़ा ही नहीं कि फेज डिफरेंस पूछा है। फेज डिफरेंस का मतलब कब उनकी वैल्यू मैक्सिमम कब मिनिमम होती है, दोनों की एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम। डायग्राम याद है ऐसे बनाया था, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम था, मैग्नेटिक फील्ड का आपको याद हो ऐसे बनाया था। तो देखो दोनों की एक साथ जीरो हो रही है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जल्दी से। बस डायरेक्शन का डिफरेंस 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन ने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है ना, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट टाइम की वैल्यू पूछी है। जरा देखो v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मैं v नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब देखो बेटा इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक। तो जरा करके देखते हैं एक बार। अभी आपसे बोले कि हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए। सुनना, ईएमएफ किसके बराबर होता है बेटा, डी फाई बाय, सही बात है। फिर हमने बोला फाई किसके बराबर होता है, बी इंटू ए। अब एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया तो बाहर आ जाएगा, डी बी बाय डी टी। यहां तक सही कहानी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन डाल दें यहाँ पे, कितनी बताओ, बी नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, सही है। बी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटू बी नॉट। कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन होता है, तो हम क्या लिखें, साइन 2 पाई बाई टी, अच्छा माइनस साइन, चलो माइनस लगा देते हैं, इंटू टी। अब ये अंदर वाले का भी करना पड़ेगा क्या, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 पाई बाई टी, कितना भी लिख दे बाकी सब जीरो में ही जाना है। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है कि क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट, किस टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा। अब एक बात बताओ, ईएमएफ सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पाई बाई 2 के बराबर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो कितनी हो जाए, पाई बाई 2। पाई बाई 2 का अगला मल्टीपल 3 पाई बाई 2, फिर अगला 5 पाई बाई 2, फिर अगला 7 पाई बाई 2। इसका मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ई मैक्सिमम, जब देखो ये मैक्स कांस्टेंट है, ये कोई इफेक्ट करेगा नहीं, 2 पाई बाई टी भी कांस्टेंट, ये भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। पूरी इक्वेशन को अफेक्ट करने वाला टर्म कौन सा है, जो गोले के अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री होगी तो साइन 91 होता है, मैक्सिमम अपने आप ही हो जाएगा। अब 90 डिग्री के टर्म्स में ऑप्शन दिए नहीं, ऑप्शन उन्होंने किसके टर्म्स में दिए, एन के टर्म्स में दिए, तो हम लोग 90 मतलब पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 कह सकते हैं, फिर उसके अगला 3 पाई बाई 2, उससे अगला 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं क्या, इसका मतलब भैया 2 पाई बाई टी की वैल्यू ना 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होनी चाहिए, क्या सही बात है। अब देखो पाई से पाई जाएगा कट, रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा, t बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2n माइनस 1, सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा t भी था क्या इसमें, ये रहा t, हमें t की वैल्यू चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 2n माइनस 1, t उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा t, ये आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा बताओ, 2n माइनस 1 t बाई 4। हाँ अब ये लास्ट ईयर का पेपर है, तो इस पेपर में ये वाला क्वेश्चन गलत था, ठीक है। आके बालकों ने पूछा भी था तो हमने बताया था, हमने ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और बाद में फिर करेक्शन भी आया था इस क्वेश्चन को लेके, है ना। इसका आंसर देखो मैच नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा ना, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर वाले पेपर में था, बट इसका आंसर ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक। तो अगर एमसीक्यू में आता तो हम अलग से ये वाला ऑप्शन लिख के आते अपना, ठीक है। केवल 2 लोग लिख के आए थे, बाकी सबको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था, उनने छोड़ दिया, नहीं हमारा कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा कुछ समथिंग है ना। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 2n माइनस 1 t बाई 4, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करे, इसको ध्यान रखना। कैसे किया समझ में आया, e की वैल्यू निकालनी थी,
d5/dt होती, डिफरेंशिएट करके यहाँ पहुंच गए। फिर हमने बोला मैक्सिमम करना है तो ये सब कांस्टेंट, केवल यही बचा, इसकी वैल्यू 90 होनी चाहिए। फिर हम बोला 90 के टर्म्स में तो ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन n के टर्म्स में, तो 90 का अगला मल्टीपल 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2। समझ गए? साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 90 के ऑड मल्टीपल पे होती है, 90 के ऑड मल्टीपल, π/2, 3π/2, 5π/2। मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? n पे होती है, पाई के मल्टीपल पे n होता है, n पे 0। ठीक, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो अपने आप से करो, वाला क्वेश्चन होगा। एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेस दे अपीयर इक्वली स्पेस्ड, ये तो गलत बात है, इक्वली स्पेस्ड दिखेंगे क्या? मैं सोचो, बाल्मर सीरीज मतलब, जरा सुनते हैं, बाल्मर सीरीज क्या होता है? सेकंड ऑर्बिट में आना है क्या? सुनो, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, कितनी एनर्जी बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दूसरा ऑर्बिट, कितनी एनर्जी? 3.4। तीसरा ऑर्बिट बोलो 1.56, हाँ 1.04, सॉरी कितना? 1.04 की 1.56, 9 से करना, 9 एकम 9, 1.54 आ रहा है, 4 बचा ना, 1.54। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे गैप कितने का बेटा? 10 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो ऊपर जाते जाते गैप कम होता जाता था क्या? तो क्या इक्वली स्पेस्ड होंगी? नहीं, ये तो गलत बात है, इक्वली स्पेस तो नहीं होंगे ना, पास पास हो जाएंगे क्या? ऊपर जाते जाते इनके बीच की स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी ना। तो ऊपर वाले दोनों, पहला ऑप्शन तो खत्म है। फर्दर अपार्ट एंड स्ट्रॉन्गर इन इंटेंसिटी, ये भी खत्म। क्लोज टूगेदर स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी, क्लोज टूगेदर वीकर इंटेंसिटी, कौन सा सही है? स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी क्यों? डी ऑप्शन। क्लोज टूगेदर क्यों बोला? एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो पास पास होगी। वीकर इंटेंसिटी क्यों बोला? फोटॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वीकर इंटेंसिटी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट। येलो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? मतलब येलो लाइट विजिबल रीजन में लाई करती है, और जिंक कहां लाई करता है? जिंक अच्छा कंडक्टर है कि बुरा कंडक्टर है? जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है कि मुश्किल से देता है? Zn2+ में मेटल है ना भाई, उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और उसमें भी उसके इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? दूर होते हैं ऑर्बिट से, तो इसका मतलब वो लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो उससे येलो लाइट डालेंगे तो क्या बाहर नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? निकल जाएंगे। सही है, तो ये याद ही करना है आपको, निकल जाएंगे। ठीक, अगर कोई निकाल के देखना चाहता है तो उसको जिंक का वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। बट इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिंक क्या है? एक मेटल है, और मेटल के ऊपर अगर विजिबल लाइट पड़ेगी तो उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। लॉजिक क्या है? जिंक इज अ मेटल। समझ में आई बात? यहीं पे अगर कोई मेटल की जगह कोई दूसरा यूज कर रहे होते तब हम एक बार को सोचते निकलेगा या नहीं निकलेगा। बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो असर्शन सही है कि गलत है? सही है। नेक्स्ट पढ़ो। एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। सही है, और उसको ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोफिशिएंट को थोड़ा समझते हैं ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड आ गया। देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है तो हम क्या बोले? टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ आ गई बात? चलो अब क्वेश्चन करो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सही बात है कि गलत बात? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या ये सही बात है? सही बात है भाई, कोलिजन्स बढ़ते हैं, है ना। ठीक। नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सही है क्या? सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटता है, तो नेगेटिव होगा उसके लिए क्या? सही है कि गलत है? असर्शन सही है। चलो रीजन पे आ जाओ।
द चार्ज कैरियर इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज वेयर एज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। सही बात है, पी टाइप में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप में नेगेटिवली चार्ज। बट ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं। तो दोनों सही है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन अ कंडक्टर, अपना अपना, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको याद हो तो जब हमने इलेक्ट्रॉन का चलना बताया था तो ऐसे बताया था कि ये रैंडम मोशन करते रहते हैं ऐसे ऐसे, याद है? ऐसा डायग्राम बना होगा नोट्स में हमारे, है ना? अब जैसे हम बैटरी लगा देते तो ये वाला मोशन तो करता है बट इसके साथ साथ आगे जाता रहता है। मतलब ये ऐसे ऐसे वाला मोशन कर देगा क्या? मतलब ये ऐसे ऐसे भी करेगा और साथ साथ आगे भी जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि एक ट्रेन में कुछ लोग आराम से लड़ रहे थे, है ना, इधर उधर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना ट्रेन में, ठीक, 2-4 बच्चे थे, 8-10 बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ट्रेन में। ट्रेन चलने लग गई। अब ट्रेन चलने लग जाएगी तो पकड़म पकड़ाई खेलना बंद कर देंगे क्या? नहीं, वो तो अभी पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, बट ट्रेन के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। समझ आई बात कि नहीं? अब पढ़ो जरा ये वाला पॉइंट। When electron drift in a conductor, it does not mean that all free electron in the conductor are moving in the same direction. क्या सारे कंडक्टर एक ही सारी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं? नहीं भाई, देखो रैंडम चल रहे हैं, रैंडम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो असर्शन सही है कि गलत है? क्यों सही है, समझ में आया? सही है, गलत है ना बेटा, सही कैसे होगा? सेम डायरेक्शन में क्या चल रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन देखो रैंडम मोशन के साथ साथ आगे जा रहे हैं, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन बोला बेटा। इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर मूविंग इन सेम। हाँ सही बात है ना, डज नॉट बोला ऊपर, है ना? तो असर्शन क्या है हमारा? सही है। आगे बढ़ते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जो रैंडम वेलोसिटीज थी उनके ऊपर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सुपर इम्पोज कराया है। अब रैंडम वेलोसिटी के साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगा। सुपर इम्पोज का मतलब पहले से कुछ था, आपने उसमें और ऐड कर दिया। तो रैंडम वेलोसिटीज तो अभी भी है बट उसके साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगी। क्लियर होगी क्या वाली बात? ओके, आगे बढ़ जाए। तो असर्शन सही है, रीजन सही है कि नहीं है? रीजन सही, ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, कर रहा है कैसे? हाँ वैसे कर रहा है, क्योंकि अगर सुपर इम्पोज किया तभी तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हुई। अगर सुपर इम्पोज नहीं करता, नहीं जबरदस्ती ऑर्डर देता, नहीं सबको इधर ही जाना है, तब तो भाई सबके सब इधर एक ही डायरेक्शन में जाते। रैंडम मोशन हो रहा था, उसके साथ साथ हमने बोला कि आप रैंडम मोशन करते रहो, हम आप लोग को आगे ले जाना चाह रहे, तो हमने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दी। अगर हम इनको ऊपर सुपर इम्पोज करने की जगह इनको फोर्स करते तब ये सबके सब एक ही डायरेक्शन में जाते। सुपर इम्पोज किया इसलिए तो एक डायरेक्शन में नहीं गए। तो इसका मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। समझ में आई बात? चलो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूसेस अ ब्राइट फ्रिंज। क्या ये सही बात है? सही बात है। जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही थी वहां पे एनर्जी कम है और जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे एनर्जी ज्यादा है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। नीचे, दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता। ये तो 9th क्लास का बच्चा ही बता देगा, एनर्जी कंजर्वेशन तो कभी फेल होता ही नहीं है। तो रीजन गलत है, सही है? गलत है। सही बोला किसी ने? गलत है। सही बात। चलो, तो सेक्शन ए कंप्लीटेड। बातें नहीं, बिल्कुल रुकना नहीं है अभी। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम तो कोई भी बता देगा, कैसे बनाएंगे बताओ? सर्किट डायग्राम बनाना है केवल, तो ऐसे बना देंगे क्या? ये लो बन गया सर्किट डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड का। मुश्किल था? अच्छा बोला फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में ही तो बना है। अच्छा रिवर्स बायस में ही बोला है, तो रिवर्स बायस में कैसा बनेगा बेटा? उल्टा कर दो, आपस में बातें ना करें, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। आगे देखो। अच्छा इसके बाद बोला ग्राफ भी बना दो, सब कुछ बनवा लेंगे 2 नंबर में। ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर यहां जाके ऐसे हो जाता है। ऐसे बनता है क्या? ऊपर क्या रहता है यहाँ पे?
अगर आपको याद हो तो देखो दिखने लग गया। अगर आपको सुबह वाली बात याद हो हमारी, हमने बोला था बेटा थोड़ी टाइम के बाद क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। सेम क्वेश्चन सुबह भी किया है हमने, ग्राफ बनाने वाला। 4 पेपर तक अपने आप को मशीन समझ लो, मन करे या ना करे पेपर याद करते रहना। उसके बाद 50, 60, 70% पेपर ना कॉपी पेस्ट ही दिखने लग जाएगा आपको। तो 4 पेपर तक तुम्हारा मन नहीं भी करे, तुम्हारा मन बोले नहीं होगा, नहीं करना है, जबरदस्ती करना है। 4 पेपर तो अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद बचा हुआ एकदम कॉपी पेस्ट। सुबह सेम क्वेश्चन किया था, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। A proton and alpha particle are accelerated through different potentials v1 and v2 respectively, so that they have the same de Broglie wavelength. Find v1 and v2, v1 by v2। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता था? h बाई अंडर रूट 2m QV। बहुत बढ़िया। अब ये रिलेशन बेटा याद होना चाहिए हमें ना, वरना इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। नहीं, वो 12.27 बाई रूट बी वो किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है, वो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m QV होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला, किस किस का वेवलेंथ लेना है? प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा प्रोटोन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा h बाई अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑन प्रोटोन, और v1 बोला है शायद इसके पोटेंशियल को, है ना, इज इक्वल टू, मैं बताओ, h बाई अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, q ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v2। केवल वैल्यू पुट करिए यहां तक। ठीक है, h और h कैंसिल आउट हो गया। अगर हम रूट हटाना चाहते तो स्क्वायरिंग कर ले दोनों साइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, 2mp qp v1 इज इक्वल टू 2m अल्फा q अल्फा v2। अब चार्ज के बारे में और मास के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो देखो 2mp qp इंटू v1 को ऐसा ही रखो। 2m अल्फा मास का, अल्फा का मास 4mp होता है, बहुत बढ़िया। q ऑफ अल्फा 2qp होता है, इनटू में v2। देखो बेटा कुछ कट रहा है, mp qp कट गया। अब देखो केवल v1 v2 ही बचा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2v1 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 v2। हमें v2 बाई v1 चाहिए, v1 बाई v2 चाहिए, तो v1 बाय v2। तो बेटा v2 वाला ऊपर 16, v2 अपॉन में आ गया ना, देखो 16 और 8 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो 2 8 जा 16, कितना आ गया 8 बाई 1। समझ आया क्या? तो v1 बाई v2 कितना होगा हमारा 8 बाई 1 होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना, ये वाला फिर सैंपल पेपर में रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, a ray of light is incident normally on one face of an equilateral glass prism or refractive index mu. When the prism is completely immersed in a transparent medium, it is observed that emergent ray just grazes the adjacent face. Find the refractive index of medium. How? चलो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम समझाते हैं जल्दी से। देखो क्या क्या बोला क्वेश्चन ने, आ इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। कैसे आई है लाइट? नॉर्मली आई है, ठीक। उसके बाद जब ये दूसरे फेस पे पहुंची, नॉर्मली आई तो सीधी सीधी चली जाएगी क्या? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये दूसरे फेस पे गई ना, तो ये ग्रेजिंग एंगल बना रही, मतलब जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस, मतलब ऐसे करके निकल गई क्या है बाहर। देखो लाइट नॉर्मली आई, उसके बाद जस्ट ग्रेजिंग द एडजेसेंट फेस, ऐसी तो निकलेगी। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें पता चलेगा कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, बाहर कोई मीडियम है कि नहीं है? है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, बाहर एयर नहीं है। देखो बाहर एक मीडियम दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसी का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, तो म्यू टी निकालना है, मान लो हमें ना म्यू टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू दिया है। कैसे करें?
अच्छा सोचो, अगर हमें इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाए, जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, अगर हमें पता चल जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी पता है, हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्या? स्नेल्स लॉ निकालते ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम करें कैसे, अब ये बताओ, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ध्यान से समझना, एंगल कितना है? 90। इक्विलेटरल है तो एंगल कितना? 60 हो गया। ठीक बात। 90 60, ये कितना होगा बताना? 30। यहां तक सही है? 90 60 30। ये 30 क्यों समझ में आया? 90 60 150, टोटल सम 180 होता है, 30 हो गया। बेटा अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला बताओ, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। समझ में आया 60 कैसे होगा? क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो 90 डिग्री, तो कितना बचेगा? 60। ओके, अब इस पॉइंट को नाम देते हैं मान लो हम ए। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, डायग्राम में प्लॉट कर देना डायरेक्टली, है ना, अगर एग्जाम में आता है तो। अब ए पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, 2 ही नंबर का तो है। तो बेटा क्या लिखे बताओ? आई कितना है? साइन 60, तो क्या लिखना चाहिए? म्यू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू टी साइन, हाँ हाँ, 90। कितने एंगल पे लाइट बाहर गई है? 90 डिग्री पे गई है। म्यू टी साइन 90। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, म्यू टी हमें निकालना, साइन 90 तो 1 हो गया, तो म्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई? √3 म्यू बाय। अगर म्यू की वैल्यू दी होती तो हम डाल के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते। इतना सा करना था केवल 2 नंबर में, बस। मुश्किल था? 2 बार 3 बार देखोगे तो आ जाएगा, ठीक। बट देखना करना जरूर, मेहनत अब चालू हो जानी चाहिए, बिल्कुल बिना किसी गैप के। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स है, पावर रेटिंग P1 एंड P2 एट वोल्टेज B। इस क्वेश्चन को हमने तुमसे बोला था कि रियल लाइफ से रिलेट करके निकालना, है ना। 2 बेटा लैंप दे रखी है, लैंप है क्या, डिवाइस है ना, P1 और P2। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज B। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन। सीरीज में कनेक्ट किया है, हमसे पूछा है पावर कंज्यूम्ड निकाल दो। तो एक बात बताओ, हमने बोला था ना घर में कैसा कनेक्शन? पैरेलल। तो हम डायरेक्टली पावर जोड़ देते हैं क्या? ये सीरीज कनेक्शन दिया, इसका मतलब कैसे जुड़ेगा? 1/, करके जुड़ेगा, है कि नहीं? बस इतना अगर हम याद रखेंगे कहानी तो फिर हो गया। घरों वाली पावर डायरेक्टली जुड़ जाती है, और घरों में कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल। तो इसका मतलब P1 + P2 तो उसने ले लिया। अब सीरीज के लिए क्या मिलेगा फिर? 1/P 1/P 1/P, ऐसे करके मिलेगा ना। तो बेटा 2 बल्ब है, दोनों की पावर P1 P2 है क्या? okay. तो एक बल्ब है P1 और एक बल्ब है P2। हमसे पूछा इनकी इक्विवेलेंट पावर बता दो, तो बेटा ऐसे लिखे 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बताओ 1/P1 + 1/P2। तो 1/P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो, P1 P2, यहाँ कितना आ जाएगा? P1 + P2। तो P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? P1 P2 बाय P1 + P2। दैट्स इट। समझ आया? इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम इसी कनेक्शन को कनेक्ट कर दें किसमें? पैरेलल में, तो क्या पावर सेम रहेगी? देख लेते हैं भाई, चेंज हो जाएगी। इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट पावर कितनी आएगी बोलो? इन पैरेलल कनेक्शन P इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा? P1 + P2 आएगा। तो सेम है क्या? नहीं। तो हम क्या बोल देंगे? सेम नहीं। ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आपको यहां बैठ के भी क्वेश्चन ऐसे करने हैं जैसे आप एग्जाम में कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको आलस नहीं आएगा, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करना है। अगर धीरे 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 करेंगे, हमारे पास कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो फिर तो आलस आएगा ही आएगा। समझिए, आलस जब आता है ना, जब दिमाग को अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं होती है। दौड़ते दौड़ते कभी किसी को उबासी आई है? नहीं। अगर किसी को उबासी आ रही है मतलब वो आलस फील कर रहा है, और आलस फीलिंग का मतलब दिमाग में अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं है। अर्जेंसी वाली फीलिंग तुम्हें आलस आने ही नहीं देगी। मान लो किसी घर में आग लग गई, बोला अरे यार, नहीं दौड़ेगा ना लेके बाल्टी, आलस आएगा क्या उसको? नहीं, पता है उसको अर्जेंसी वाली फीलिंग है। समझ आई बात? तो अगर तुम्हें आलस आ रहा है, इसका मतलब कहीं दिमाग में टाइम लिमिट नहीं है, ना। अगर टाइम लिमिटेड हो जाता तो फिर अपने आप ही आलस नहीं आता। चलो आगे बढ़े।
An air bubble is trapped at point B, CV 20 centimeter and a glass sphere of radius 40. Okay. And refractive index 1.5 as shown in the figure. Find the nature and position of the image of the bubble as seen by the observer at point P. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक एयर बबल ट्रैप्ड है किसी एक सर्कल में, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है? 21। इसका रेडियस हमें दे रखा है बेटा 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया? 40। यहां से यहां आ गए हम। इस पॉइंट को नाम दिया है C, इसको नाम दिया है B, और यहां कहीं हम P पॉइंट से इसको देखेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला बेटा BC डिस्टेंस कितना है? 20 है। अगर BC 20 है तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल 40, क्योंकि रेडियस सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। ये कितना? 40। ये कितना? 20। तो ये कितना बचा? 20। समझ पाए? पूरा 40, 20 BC है, तो ये कितना बचेगा? 20। ये 20, ये 20। सही बात। हमें देखना किस पॉइंट को है? B पॉइंट को देखना। B पॉइंट को देखना है। देखना किसको है? B को। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? रे ऑप्टिक्स का। ओके, ये सबसे सही जवाब था। रे ऑप्टिक्स का तो वही है भाई। फंस गए तुम। अपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस है क्या ये? अपरेंट डेप्थ लगता था प्लेन सरफेस पे। अगर आप अपरेंट डेप्थ लगा दिए तो गलत हो जाएगा। अपरेंट डेप्थ लगा सकते थे बिल्कुल, अभी भी अपरेंट डेप्थ ही निकालेंगे, बट अपरेंट डेप्थ प्लेन सरफेस पे लगता था। ये सरफेस कैसा है? कर्व्ड है। तो क्या लगाना चाहिए बताओ? मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कौन है बताओ? दिस इज पोल। इधर से ही तो देखेंगे। अगर इधर से देख रहे हो तो हमारे लिए पोल होगा, इधर से देखते तो ये पोल होता है कि नहीं। चलो, तो अगर आपसे पूछे U कितना, ये बताओ। अगर इसको देखना है तो लाइट यहां से आ रही होगी क्या? अगर इसको देखना है तो लाइट यहां से आएगी। बाहर क्या? अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? ऐसे। अच्छा, बाहर एयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कैसे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल? डायग्राम में गंदगी बहुत होगी। डायग्राम क्लियर हो गया? चलो अभी हम बनाते हैं थोड़ा सा। इस बी पॉइंट को देखना, केवल हम इसी को बना रहे हैं। उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिस्टेंस 20 है ना। ठीक, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो यहां से लाइट रे भेजते हैं हम ऐसे। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? नॉर्मल कैसा बनेगा फिर? ऐसे बनेगा। ठीक, अभी बताओ लाइट रे कैसे पास करेगी अभी फ्रॉम द नॉर्मल? अभी फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे। तो जो पीछे की तरफ इमेज बनेगी क्या कहीं यहाँ पे? अब हो सकता है अंदर बन रही हो या हो सकता है बाहर बन रही हो, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। बट रे डायग्राम कैसे बनाए समझ में आया? बड़ा करके दिखाएं कि आ गया समझ? आ गया। कुछ नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, सब कुछ तो पता है। μ2 कितना दिया क्वेश्चन ने? 1 पॉइंट। μ2 कौन है? एयर है, तो कितना हो गया? 1 बाई वी। μ1 जहां पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यू पॉजिटिव की नेगेटिव? पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं भाई, तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। लाइट इधर आ रही है और डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव हुआ ना। -20 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, नहीं कितना आएगा यहाँ पे? 1 माइनस 1.5 बाई आर कितना है? 40 दिया है। आर हमें दिया, आर पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां से मेजर करेंगे, लाइट यहां से आ रही है, यहां से मेजरमेंट, लाइट यहां से, बताओ नेगेटिव ना। लाइट इधर आ रही है, डिस्टेंस ऐसे मेजर हो रहे हैं। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऐसे ही तो जाओगे मेजर करते हुए, तो बताओ रेडियस उधर नापने जा रहे हो और लाइट ऐसे आ रही है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। सही बात है क्या? ओके, तो -40 लिखना चाहिए यहाँ पे बस। अब इसको सॉल्व करके b की वैल्यू हमसे निकल पाओगे या निकाल लोगे? निकाल देते हैं ना। 1 बाई बी 0 कितना आ जाएगा? ये +5 से काट दो कितनी बार में? अच्छा, इसको उधर ही लेके चले जाओ। ये प्लस हो गया, उधर जाके कितना बचेगा बताओ? माइनस हो जाएगा। तो 0.5 माइनस का अपॉन में कितना है बेटा? -40।
ये वाला टर्म उठ के उधर जाए, देखो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, उधर जाएगा तो माइनस का 15/200। एलसीएम कितना, अच्छा ये भी माइनस माइनस कट गया, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 200 आएगा। तो 4 पंजे 20, ये 0.5 ही है ना, पॉइंट हटा लो, यहाँ पे भी 400 हो जाए, फिर एलसीएम कितना आ जाएगा 400। तो ये 5 माइनस 2 बार में 30, 5 में से 30 जाएगा तो 25/400, कितनी बार में जाएगा ये, 16 बार में, है ना। 25 8 200, उसका डबल है तो -1/16। तो v कितना आ गया हमारा। इसका मतलब जो हमें फीलिंग आ रही थी कि इमेज अंदर ही बनेगी, सही में इमेज अंदर ही बनेगी, क्योंकि देखो b -16 मीटर है, इसका क्या मतलब हुआ कि पोल से इस तरफ है, और अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो वर्चुअल इमेज अंदर बनेगी भी। अच्छा रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। अगर इसका बड़ा सा रे डायग्राम बना के देखना होगा हमें, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा भैया बी पॉइंट है, लाइट रे ऐसे चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है दैट इज नॉर्मल होती है, ये चली गई ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, बाहर आएगी। तो अब देखो कहां बन रही है, ये बन रही है, ये हमारी क्या है फाइनली इमेज। सॉरी, समझ में आई बात। अच्छा सेंटीमीटर में दिया सब कुछ, तो कितना होगा सेंटीमीटर, समझ आया। किसी को नहीं आया तो पूछ लो, रे डायग्राम नहीं आया, देखो लाइट रे यहां ऐसे आई, ये हमारा कौन है ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे आई, तो हमने बोला नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन सरफेस पे नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट जब यहाँ आएगी तो हम बोले टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्यों, बाहर रेयरर मीडियम है, ठीक, तो ऐसे चलेगी। अब ये दोनों लाइट रे आगे कभी मिलेंगी क्या, नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करके मिला तो यहाँ पे मिल गई, इसका मतलब ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, क्लियर होगी वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर अ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस इज 1 मीटर। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का गैप क्या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाता था, बढ़िया, उसका फॉर्मूला क्या होता था, FO प्लस UE। अच्छा, अगर हम अप्रोक्सीमेशन FO प्लस UE अप्रोक्सीमेशन में यूज करेंगे तब, जैसे उन्होंने क्या बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब UE किसके बराबर हो गया, FE के बराबर, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर बोलो बेटा, FO प्लस FE के बराबर। क्या ये वाली बात सही है, फॉर्मूला है बेटा, ये याद होना चाहिए ना, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। लेंथ कितना दिया हमें 1 मीटर, फोकल लेंथ किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है, तो इस 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 100 सेंटीमीटर लिख ले, इज इक्वल टू FO प्लस FE। तो हमारा एक इक्वेशन तो मिली हमें, FO प्लस FE इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 19, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता था नॉर्मल एडजस्टमेंट में, FO/FE, बस हो गया क्वेश्चन, FO/FE कितना दे रखा है बेटा, 19 इज इक्वल टू FO/FE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, FO इज इक्वल टू 19 FE, ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ 9, इस FO को ले जाके कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा 19 FE प्लस FE इज इक्वल टू 100, तो कितना हो गया 20 FE इज इक्वल टू 100, मतलब FE इज इक्वल टू 5, सही बात। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, FE मिल गया तो FO भी मिल जाएगा क्या, पुट वैल्यू ऑफ FE इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ FE इन इक्वेशन नंबर 2, कितना हो जाएगा FO इज इक्वल टू 19 × 5, कितना हो जाएगा बेटा ये 95 सेंटीमीटर, तो हमारा FO कितना आ गया 95 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया, मुश्किल था, केवल 2 रिलेशन यूज किए, दोनों फॉर्मूले थे, FO/FE मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप होता है, और ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस FE नॉर्मल एडजस्टमेंट में। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला याद नहीं है भैया तो इसमें आई कांट हेल्प, अब तो याद कर लो ना, साथ साथ चल रहे हो तो इस वाले टॉपिक का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़े, दैट कंप्लीट्स आवर सेक्शन बी। चलो सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी थोड़ा बड़ा बड़ा सा रहता है क्या, एक काम करते हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई पहले करते हैं, क्यों, फिर ऐसा लगेगा कि एक ही सेक्शन बचा है ना, और टाइम अलाउ नहीं करे तो थोड़ा बहुत कल कर लें, बट अगर उसको छोड़ दिया तो लगेगा बहुत सारा पेपर छूट गया। ऐसे एग्जाम में भी करना, सेक्शन सी थोड़ा बड़ा बड़ा सा होता है,
सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, फिर सेक्शन सी पे आएंगे, है ना। ये थोड़ा बड़ा बड़ा गंदा गंदा रहता है। वैसे इस बार तो आसान सा लग रहा है, कर लें क्या? चलो सेक्शन सी करते हैं। पहला तो थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। चलो पहला डिफरेंस फिजन और फ्यूजन है। पहला डिफरेंस, फिजन में 2 लाइटर न्यूक्लियाई, वाओ, बस 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 बस, अरे फ्यूजन में टूटते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियाई 2 और 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई करके हैवी न्यूक्लियाई। एक दूसरा, फ्यूजन का जो रॉ मटेरियल है वो रेयरली अवेलेबल है ना, और फ्यूजन का बहुत ज्यादा अवेलेबल, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। अच्छा तीसरा, फ्यूजन कराने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फ्यूजन कराने के लिए होती है। तो फ्यूजन हम अपनी अर्थ पे कैरीड आउट नहीं करवा सकते ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्यूजन हमें कहां देखने को मिलता है? सन पे देखने को मिलता है। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं फ्यूजन नेचुरली अपने आप होता रहता है। फ्यूजन हमें नेचुरली देखने को जनरली नहीं मिलता है, इंसानों की हरकतों की वजह से मिल सकता है। इंसान न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, उसके बाद फ्यूजन हो रहा है ना, बट नेचुरली अपने आप से फ्यूजन कहीं नहीं हो रहा है। फ्यूजन हमें देखने को मिलता है नेचुरली, सन हो गया, स्टार हो गया, इन सब में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। और बताओ, हाँ, फ्यूजन का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? हार्मफुल है, और फ्यूजन का बाय प्रोडक्ट क्या है? हार्मलेस है। 5 डिफरेंस हो गए, 3 नंबर में और क्या ही चाहिए, बहुत है, 5 लिख देना है ना। हाँ, फ्यूजन में एनर्जी का जो रिलीज है वो क्या है? कम है। फ्यूजन में एनर्जी का रिलीज क्या होता है? बहुत ज्यादा है। एग्जांपल हम सन पे देख सकते हैं, कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग, है ना। चलो लिख दोगे, नेक्स्ट पढ़ो। फ्यूजन के कंपैरिजन में, चलो, द फ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ द आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ दिस। उन्होंने बोला है कि एक मटेरियल है कोई पीयू, है ना, उसकी जो फ्यूजन प्रॉपर्टी वो सिमिलर है किसके? यूरेनियम की तरह। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 1 ग्राम दिस इज अंडरगो फ्यूजन। तो 1 ग्राम, ये पीयू का पीयू किसका सिंबल होता है? प्लूटोनियम का पीयू होता है, हाँ पीयू होता है, कि पीटी तो प्लेटिनम का होता है ना, ठीक है। तो प्लूटोनियम जो है वो फ्यूजन में जाता है ना, 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम कितना एनर्जी रिलीज करेगा, हमें ये बताना है। एक एटम कितना कर रहा है देखो, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो 9th क्लास का बन गया। हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। एक एटम की एनर्जी जो रखी है मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। अब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, बस हो गया। और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक। चलो तो सुनना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। सांस नहीं लेना, चुपचाप करते रहो। चलो सेकंड है। अच्छा, एक एटम कितनी एनर्जी दे रहा है ये बताओ? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, ठीक है। हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है? अवेलेबल मटेरियल कितना है भैया? 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते, देखना कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स का डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर दो। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, 2 मोल में 2 एवोगैड्रो नंबर, 3 मोल में 3 एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और उसकी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर दें, तो उस केस में क्या निकाल लेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, सही बात। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1। मोलर मास देखो क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना है? 94, 230। इसमें से कौन मोलर मास है भाई? 94, 239। क्या है इसमें मोलर मास? 239। इनटू में एवोगैड्रो नंबर कर दे क्या? इनटू में एवोगैड्रो नंबर, तो 1/239 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। एनी डाउट इसमें? नहीं। ये फॉर्मूला देखो वही है,
गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड में लाना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, अगेन नंबर ऑफ मोल्स। तो हम डायरेक्टली इसको याद करें ना, नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से करो, टोटल पार्टिकल मिल जाते हैं, है ना। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैंने भाई संभालेंगे इसको। 602.2 लिखने इसको। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा करने से हम डिवाइड कर पाएंगे, मतलब 6 का डिवाइड कैसे करेंगे ना बेचारा। 10 दी पावर कितना बचेगा अगर हमने इसको 2 पॉइंट आगे बढ़ा दिया तो 21 बचेगा क्या, अपॉन में 239। अभी कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में चला जाएगा, लगभग 3 बार में नहीं जाएगा, लगभग 2.5 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में 250 के आसपास 750 पहुंच जाएगा और ये 600 है, तो लगभग 2.5 या 2.4 में जाएगा। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करने वाले ना। 2.5 इंटू 10 दी पावर 21 एटम्स, इतने एटम मिल गए। अब कोई भी बालक निकाल देगा, एक एटम में इतनी एनर्जी, तो इतने एटम में कितनी एनर्जी, मल्टीप्लाई, तो टोटल एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा तुम्हें पता है ये वाला पेपर पिछले 5 साल में सबसे मुश्किल पेपर था, तुम्हें करते टाइम मुश्किल लगा हो तो ये पिछले 5 साल में सबसे मुश्किल पेपर आया था सीबीएसई का, मतलब हाहाकार मच गया था। इससे ज्यादा मुश्किल तो हमारा सुबह वाला था, है कि नहीं? सुबह वाला तब भी थोड़ा खतरनाक सा था, ये तो तब भी आसान सा है ना। बट ऐसा लास्ट ईयर पूरे न्यूज में यही छाया रहा 2-3 दिन तक कि इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था। अब बताओ बालक कितना कितना पढ़ते हैं। इस पेपर को ये बताया गया था कि बहुत मुश्किल पेपर आया था। देखो टोटल एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 दी पावर 21। इतने एटम है, एक एटम की इतनी है, मल्टीप्लाई कर दो 180 से, पक्का ना। 4.5 इंटू 10 दी पावर 23, इनकी बात मान के लिख दिया ना, कैलकुलेशन अपना देख लेना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नहीं, कोई बात नहीं, सही है। 4.5 इंटू 10 दी पावर 23, ठीक ठीक, एक दूसरे की टांग पकड़ने भाई एकदम तैयार रहते हैं। दिस इज नॉट अच्छी आदत, लेट इट गो। 4.5 इंटू 10 दी पावर 23, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी रिलीज होगी। मुश्किल था क्या ये, आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड हो गया, 23 देख लो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसका कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्होंने हमसे पूछा कि बताओ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने हमसे क्या पूछा, पोटेंशियल पूछा है इन्होंने। समझ में आई बात कि नहीं? किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू जहां इतनी दे रखी है, हमसे पूछा गया है कि बताओ वहां पे पोटेंशियल कितना होगा जब हम 5 मीटर से 10 मीटर तक जाएंगे। और दूसरे वाले केस में वाई में चले हैं हम शायद ना, नहीं वाई में चले 0 से 10 और एक्स में नहीं चले। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने देखो, अच्छा लिखते हैं, रुक जाओ तसल्ली से, कौन हो, जल्दबाजी ना है। 8 बजे तक लेकर ले लेंगे, बट करेंगे तो पूरा ही। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, 23। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 10x + 4 आई कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पहले पार्ट में बोला है कि भैया हम कहाँ थे स्टार्टिंग में, 5 मीटर 0 मीटर पे थे, और फिर बाद में हम कहाँ चले गए, 10 मीटर 0 मीटर। अब जरा देखो क्या y का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, नहीं हुआ, केवल x का चेंज हुआ। इसका मतलब पार्टिकल किस में चला है, केवल x में चला है, ठीक बात। अभी देखना हम इसको कैसे निकालें, और ये हमें निकालना क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। कैसे पता चला, यूनिट चार्ज बोला, यूनिट चार्ज का मतलब पोटेंशियल निकालना है। क्लियर होगी वाली बात, आगे बढ़ता है। हाँ तो कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं क्या, E = क्या होता है बेटा, -dV/dr होता है। तो अगर मैं dV निकालना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो dV = कितना हो जाएगा, E/dr हो जाएगा। अब ये dV तो छोटा चेंज है, अगर मैं टोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा dr होता है डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसे ही कन्वर्ट हो जाए, dV = E/dx। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, क्योंकि हम x डायरेक्शन में ही चले खाली। तो अब अगर मैं dV निकालूं तो हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन, जहां पे चीजें वेरी करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा। e कितना है बेटा 10x प्लस 4, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है 5 से करना है 10 तक, इनटू में dx। अब इंटीग्रेशन करना हम सारे लोग जानते हैं, बताओ 10x ऊपर एक पावर बढ़ा देते हैं और अपॉन में वही पावर लिख देते हैं, तो बताओ क्या लिखें 10x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x कहां से कहां तक 5 से 10 तक। बेटा देखो कट गया 2 5 से 10, कितना आ गया 5x स्क्वायर प्लस 4x, कहां से कहां 5 से 10, नीचे दिख रहा है यहाँ देखना उसमें ओके। तो बेटा 10 डाल दें यहाँ पे पहले, तो 10 डालेंगे कितना आ जाएगा देखो 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अभी क्या पुट करोगे लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे बताओ 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 करोगे 500, प्लस इधर बताओ 40, माइनस इधर बताओ बेटा 25, 125 प्लस 5 चौक 20, 120, 20 आएगा ना, तो बेटा कितना आ जाएगा जरा बताना 500 प्लस 40 करोगे 540, माइनस 125 20 करोगे 145, दोनों को माइनस कर दो कितना बचे 395 जूल लिख दे क्या, क्योंकि हमें वर्क निकालना था, तो 395 वोल्ट है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 395। यही वाला काम अब हमें दोबारा करना पड़ेगा, फिर से वो चले, जरा सेकंड पॉइंट को देखो, ध्यान से देखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, सुनना ध्यान से, पार्टिकल कहां है, पहली पोजीशन कहां है 5 मीटर कॉमा 0, फिर कितनी चली गई 5 मीटर कॉमा 10 मीटर, देखो ये सेम है क्या, सेम है, इससे हमें पता चला कि पार्टिकल मूव्स इन बाई डायरेक्शन। ठीक बात, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल चल रहा है वाई डायरेक्शन में, तो क्या कोई काम होगा, समझते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे, पार्टिकल चल रहा है इधर, कोई काम होगा क्या, नीचे जाएगा तो एनर्जी घटेगी, ऊपर जाएगा एनर्जी बढ़ेगी, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड हम पार्टिकल को ऐसे लेके जा रहे हैं, अभी कोई काम होगा क्या, इसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, कोई चेंज नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम चलते रहेंगे तो हमारी एनर्जी नहीं चेंज होती ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज होती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर है, पार्टिकल इधर जाएगा तो उसको कोई अपोज करेगा क्या, अगर इधर जाता अपनी मर्जी से चला जाता, इधर आता तो अपोज करता है, तो हमें काम करना पड़ता, मतलब इधर जाने में एनर्जी घट जाती, इधर आने में हमें काम करना पड़ा तो एनर्जी बढ़ जाती। बट अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमें कोई काम करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमें कोई फोर्स लगाएगा नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसकी वजह से काम होता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी तो क्या कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली लिखोगे कैसे इसको, आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन, और हमारा पार्टिकल किधर जा रहा है वाई डायरेक्शन में ही जा रहा है, देयरफॉर वर्क डन कितना होगा 0, डायरेक्टली लिख दोगे, समझा दिया हमने कैसे 0 होगा। कोई मैथमेटिकली समझना चाहता है, नहीं भैया हमको मैथमेटिकली समझता है, तो देखो dv इज इक्वल टू ई डी आर लिखा था आपने, dr पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब वेक्टर है, e कैसा है वेक्टर है, सही बात है, और ये कैसा है पोटेंशियल कैसा होता है स्केलर होता है, भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है क्या ये, अच्छा तो हम इसको क्या लिखेंगे देखना, ई डी आर कॉस थीटा। अब बताओ ई और डी आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन अगर लिखना चाहते हैं, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 90 हो गया, तो डीवी इज इक्वल टू कितना होगा ई डी आर कॉस 90 की वैल्यू 0। लो मैथमेटिकली अगर कोई लिखना चाहता तो, वैसे हमने कोशिश करी इधर से, थ्योरेटिकली समझ जाओ तो समझ में आई बात।
तो आपका मन, आप मैथमेटिकली सोचना चाहो उससे सोच सकते हो, और थ्योरेटिकली सोचना चाहो उससे भी। क्लियर हुई क्या है वाली बात, समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाए। नहीं आई तो इसको 2 से 3 बार देखना, आ जाएगी, है ना। हमने सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना, समझ में आ जाएगी, चिंता ना करना। चलो जी भैया, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड एंड विद स्कैटरिंग एंगल थीटा इन ये गंदा सा एक्सपेरिमेंट, राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। ये गंदे से एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया था हमने? रदरफोर्ड मॉडल। कुछ भी बोले, स्कैटरिंग एक ही एक्सपेरिमेंट में हुई है, रदरफोर्ड में। वो कुछ भी नाम दे दे कि सोनू मोनू एक्सपेरिमेंट, तुम समझ जाना कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड है। स्कैटरिंग वहीं पे हुई थी, समझ में आया? सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने किया, उसके बाद और लोगों ने किया, तो उनका नाम दे देते लोग डराने के लिए। ये सोच अच्छा ये बच्चा पढ़ के नहीं आया, पढ़ा है हमने, कुछ भी दे दो हम रदरफोर्ड ही मानेंगे। समझ में आई बात? एकदम जिद्दी बालक की तरह आप कुछ भी बोलो। कितना अच्छा रहता, सोनू मोनू एक्सपेरिमेंट रहता, सीता गीता एक्सपेरिमेंट रहता। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे जब डिस्कवरी चल रही थी तो। अच्छा, हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सही बात। नहीं सही में हम लोग के पास जितना दिमाग है, अगर वो सारा दिमाग यूज हो पाता, हम लोगों ने सारा दिमाग आजाद होने में यूज कर लिया तो हम आजाद हो गए। और उस टाइम अगर हम आजाद हुए हुए रहते ना, तो आज बहुत अच्छे अच्छे नाम के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होते। छोड़ो, टाइम हो जाएगा वरना, आगे बढ़ते हैं। बस 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 बस, क्वेश्चन ने बोला है कि एक ग्राफ बनाओ स्कैटरिंग पार्टिकल और थीटा की। भाई ये ग्राफ तो आपको याद ही करना था, पढ़ा था क्या हमने? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये 24 है। तो ये शायद ऐसे बना था भैया, देखना, नो बातें। नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा, थीटा जितना ज्यादा था नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कम थे, है कि नहीं? पढ़ लो जरा। राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप 2 कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? तो भाई पहला कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि स्कैटरिंग बहुत कम पार्टिकल की हुई है, ज्यादा एंगल पे बहुत कम पार्टिकल स्कैटर हुए। इसका मतलब सारा का सारा मास कहां रखा है? बिल्कुल छोटी सी जगह में रखा है, तभी तो कम पार्टिकल स्कैटर हो पाए। इतनी बड़ी जगह में रखा होता तो बहुत सारे पार्टिकल स्कैटर होते ना, छोटी सी जगह में रखा है इसलिए कम पार्टिकल स्कैटर हुए। ठीक, दूसरा कंक्लूजन क्या निकालो? नहीं, दूसरा कंक्लूजन ये निकालो कि अगर वो पार्टिकल स्कैटर हुए, इसका मतलब मोस्टली मास भी कहां रखा है? सेंटर में रखा है, वरना वो पार्टिकल उसको धक्का देके आगे लेके चला जाता। रदरफोर्ड मॉडल वाली दोनों कहानी लिख देनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कुछ नहीं था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या था? सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये इसको रिपेल करेगा क्या? बोला दूर जाओ, लेकिन ये दूर जाएगा नहीं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसको आगे लेके जाएगी, ले जाएगी ले जाएगी ले जाएगी, यहां तक गया। अब उसके बाद सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। अब ये वापस चला जाएगा। तो ये जितना मैक्सिमम इसके पास जा पाया वही डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे हम? शायद इस पॉइंट तक सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, बस ये लॉजिक याद रखना है, यहां से हो जाएगा। अच्छा देखो, ये हमारा कौन है? प्लस जेडी, मतलब न्यूक्लियस है। ये कौन है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2e। मान लेते हैं मैक्सिमम कितना डिस्टेंस क्लोज गए? r0। अभी हम पूछे कि काइनेटिक एनर्जी मान लो उसके पास k थी, ke थी, ठीक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी थी बेटा? के मान लेते हैं ना, के ही मानते हैं, के ई क्या के लिख दिया, ठीक। अभी हमें क्या निकालना है? ये r0 निकालना। तो हमने बोला अच्छा भैया एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये समझ में आया कि जब ये मैक्सिमम इसके पास पहुंच जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, हम दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे के इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, के को के ही रहें, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर। के को 1/4πε0 लिख दें, इसके की वैल्यू यही तो होती थी। Q1 कितना है? 2e। Q2 कितना है? ZE है, और अपॉन में r वही r0 है क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसकी वैल्यू चाहिए। तो r0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2ZE² अपॉन में 4πε0 इंटू।
काटना है तो आप काट लेना, वरना ये होगा। बताओ ये मुश्किल काम है क्या? बहुत आसान से अगर निकालेंगे तो, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वहां से R0 निकाल लो। ठीक बा, पानी वानी है किसी के पास? थैंक यू। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या बड़ा बड़ा सर्किट दे दिया। आ गया जिसका तुम्हें था इंतजार, है ना। बोल लेते ना, उससे क्वेश्चन नहीं आया। चलो जी पढ़े, इसी का इंतजार तो था हमें कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा इतना बड़ा बड़ा सा। देखो भैया कृपया ध्यान दें, इसका तो डायग्राम बनाने में इसलिए वाला क्वेश्चन करना ना लग रहा था। पहले तो हम इसको देख के इतना नेगेटिव बोल देते हैं ना, इसको बेचारे को इतना बुरा लग जाता है, फिर आप करके दिखाओ तुम। हाँ बेटा वैल्यू बता देना जरा, यहाँ पे कितनी है? 3R, फिर 4R, फिर यहाँ पे 4R, फिर यहाँ पे 2R, फिर यहाँ पे 4R, फिर R, R, और ये 6 ही है, और ये कितना है? अच्छा नाम बताना यहाँ क्या है? A B C, कोई बाहर से सुनेगा वाओ 12th क्लास में ABCD याद कर रहे हैं ये तो गलत बात है। N, ये क्या बात हुई? H के बाद M कैसे दे दिया? चलो जी, फाइंड द करंट इन द ब्रांच AM इन द नेटवर्क जोन। हमें पूछा गया BM ब्रांच में करंट बता दो। सर्किट बहुत बड़ा बड़ा सा है, इस पूरे में किरचॉफ्स लॉ लगाया तब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्या किया जाए? पहले सिंप्लीफाई कर ले इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताओ? 25। चलो कृपया ध्यान से समझना। देखो R, 2R एंड R, R, 2R एंड R आर इन सीरीज। तो R1 नाम दे देते इसको, है ना, R1। तो R1 कितना आ जाएगा? देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा? 4R। सही बात। अब ये 4R जो है, समझ पाओगे इतनी जल्दी जल्दी? समझ जाओगे? ठीक, ये पूरे को हटा के ना हम क्या लिख सकते हैं? 4R लिख सकते हैं। अब देखो ये 4R और ये 4R किसमें है? पैरेलल में। तो अगर हमसे कोई पूछे इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड 4R अगर निकालना होगा तो उसको नाम दे देते हैं R2। दो का पैरेलल में ना डायरेक्ट सीखा है, क्या होता है? हाँ, तो R1 इंटू 4R बाई R1 प्लस, बेटा R1 की वैल्यू कितनी है? 4R इंटू 4R बाय 4R प्लस 4R, कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा ये। ठीक है, अब इन सबको हटा के, सुनो, इन सबको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। रेस करते जाएं। ठीक, इसको हटा दो। अब इन सबको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे 2R लिख सकते हैं, और इसको हम R2 कह रहे हैं क्या हमारा? अभी इसका नाम चेंज होके R2 हो गया है। ठीक, हमें भूल जाता है ना कि हम इसमें पढ़ा रहे हैं, हमें सोचते हैं कि हटाने के बाद फिर बालों कैसे दिखेगा बाद में कि क्या था। R2 2R हो गया। ठीक, अब ये R2 और 2R किस में है? सीरीज में। तो हम बोले कि अरे बहुत चलो ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ, इतनी तेज एग्जाम में करे आना बस, R2 एंड 2R, बस यही स्पीड बन जाएगी तुम्हारी 8-10 सैंपल पेपर करके। इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड 2R कितना हो जाएगा?
इसको नाम R3 दे दें तो 4R हो जाएगा ना। 2R प्लस 2R कितना हो जाएगा 4R। अब इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो। अब ये क्या बन चुका है हमारा 4R बन चुका है। अब 4R किस में है पैरेलल में है अगेन। हाँ बिल्कुल वही वाला आएगा। R3 एंड 4R आर इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट देयर इक्विवेलेंट। ऐसा रफ में एक डायग्राम बना लेना जिससे एग्जाम में बार बार डायग्राम बनाओ तो बहुत गंदा हो जाएगा। ऐसे करके सोच लोगे तो बहुत अच्छा, टीचर सब चेक ही नहीं करे, लास्ट आंसर देखेगा। देयर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताना, 4R इंटू, डायरेक्टली लिखे, नाम दे दे इसको R4 नाम दे देते, तो कितना हो गया 2R। इससे आगे सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो BM ब्रांच चली जाएगी और हमें BM ब्रांच में ही करंट चाहिए था। समझ आ रही बात कि नहीं? तो इसके आगे मत करना, है ना, जो जो उसमें करते चले जाओ, सारे निकाल लेंगे हम तो आज, ऐसा नहीं करना एकदम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3R और ये हमारा कितना है 4R और एक ब्रांच हमारी और है, ये कितना आ चुका है 2R आ चुका है। ये B है, ये M है, अभी लगा रहे हैं, रुक जाओ। हमारे गांव से ना एक रिश्तेदार आए थे, है ना, तो वो काम करने के फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है आजकल, है ना, सिलाई वाली, तो बोलते एक दिमाग कहाँ का लगा है, पैडल इसको दबाते थे तब तक यहाँ सुई टूट जाती थी, सुई को करते तो पैडल, उन्होंने एक दिमाग को कहाँ कहाँ लगाया, तो भाई एक दिमाग कहाँ कहाँ लगाया, लगाम दो, तसल्ली रखो, कंप्लीट तो होने दो डायग्राम, इसलिए याद आ गया उनकी। एक ही दिमाग कहाँ कहाँ लगवाओगे, जैसे अभी बाइक सीखने गए थे हम, तब सेल्फ मार्जर चाबी ऑन ही नहीं की तो बस सेल्फ दबाए जा रहे, क्या मतलब है। तो अभी नया नया ही सीखे है ना, गांव गए हम, एक छोटे बच्चे को ना थोड़ा दूर पे छोड़ के आना था, शादी वाला डेस्टिनेशन थोड़ा दूर था, बोला इसको छोड़ के आ जाओ। मामा ने बोला ये बाइक खड़ी है ले जाओ, ठीक, मतलब माँ स्टार्ट नहीं हो रही मामा कहता है चाबी ऑन करी है, चाबी तो ऑन करी नहीं थी, गड़बड़ हो गया, बेइज्जती हो गई, चलो इधर आ जाओ। तो भाई एक दिमाग कहाँ कहाँ लगाते, यहाँ लगाम दो पहले हमें, ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अरे सुन लो, अब एक ब्रांच हमारी ये बन गई, एक ये बन गई, दोनों ब्रांच में हम क्या लगाएंगे, लूप लॉ लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो डायरेक्शन अपनी मर्जी से कंसीडर करते हैं, एक बार ये वाला लूप और एक बार ये वाला लूप, ठीक। तो इन लूप, कौन से लूप में देखें, ABMN, ठीक है, इस वाले लूप में देखो, इन लूप ABMN। चलो बेटा AB से चलते हैं, करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हैं क्या हम लोग। चलो यहां से मान लो हमने कितना करंट भेजा, I करंट भेजा, ठीक। अब यहां पे जाके करंट डिवाइड होगा, तो मान लो इसमें कितना करंट चला गया, I1 करंट चला गया, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें I1 लेते हैं, तो हमारी I1 की वैल्यू डायरेक्टली हमें BM वाली करंट बता देगा ना। इधर I1 जाएगा तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1, क्योंकि 10 एम्पियर है, 3 इधर चला गया तो 10 माइनस 3 उधर जाएगा, 7, ठीक बात है। अब इधर से I माइनस I1 आया, यहाँ पे आके ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या, तो इधर कितना जाएगा I। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया समझ में आ गया। अब लिखते हैं ABMN वाली ब्रांच में, है ना, हाँ ले ABMN A। चलो A से B जाओ, यहां से यहां जाएंगे तो बताओ पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लेगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो कंज्यूम कर लेगा, नेगेटिव होगा क्या, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला I इंटू R होता है, तो इसका पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव होगा, तो क्या लिखे माइनस I इंटू 3R, सही बात है। अब इधर आओ, इधर आएंगे तो मतलब फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाने में करंट हायर से लोअर जाता है ना। आप ये सोचो आप कहां से कहां गिर रहे हो, करंट हाई टू लो जाता है। इस वाले डायग्राम में प्लॉट करो, ये हमारा हाई है और ये लो है, तभी तो करंट इधर जा रहा है, तो हम लो पे गए, इसका मतलब हमारी एनर्जी कम हो गई, तो इसलिए माइनस लगाया। फिर देखो करंट यहां जा रहा है, मतलब ये क्या है, हाई है, और ये क्या है, लो है, तो फिर हाई से लो पे जा रहे हैं, मतलब फिर से नेगेटिव आएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस I1 इंटू 4R लिखेंगे क्या, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, अब बताओ लो से हाई जा रहे हो कि हाई से लो जा रहे हो,
लो से हाई जा रहे हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो प्लस की माइनस प्लस, तो क्या लिख देना चाहिए +6e। इधर आ जाओ इधर। अब देखो लो से हाई जा रहे हो कि हाई से लो जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव से, लो से हाई तो प्लस की माइनस +10e इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सही बात है यहां तक? तो कितना आ गया -3ir -4i1r, 6e 10e कितना हो जाएगा 16i, उसको उधर भेज दो माइनस का 16i। एक काम करो, इसमें से r कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस r कॉमन लो, कितना बचेगा 3i +4i1 इज इक्वल टू 16e, माइनस का डिवाइड में चला जाएगा तो कितनी इक्वेशन बनी 3i +4i1 इज इक्वल टू 16e/r, कट जाएगा माइनस माइनस, इक्वेशन नंबर 1। अभी एक लूप और कंसीडर करना, ये वाला कंसीडर कर लें क्या? इस लूप में कहां से चले बताओ? इन लूप BCHMB, BCHMB। अगर इस लूप में जाएंगे तो B से C कुछ नहीं है, C से H जा रहे हैं, तो देखो करंट यहाँ इस वाली ब्रांच में ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट हाई से लो जाता है, तो इसका मतलब ये हाई है और ये लो है, तो बताओ प्लस की माइनस माइनस, तो क्या लिखना चाहिए माइनस, और करंट कितना है इस ब्रांच में I माइनस I1 इंटू 2R। चलो इधर आ जाओ, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ देखो लो से हाई जा रहे हैं कि हाई से लो, हाई से लो, मतलब नेगेटिव माइनस का 6e। अब यहाँ देखो लो से हाई कि हाई से लो, लो से हाई, तो करंट ऐसे आ रहा है, मतलब ये वाला लो होगा ये हाई होगा, तो पॉजिटिव लेंगे कितना होगा बताओ, प्लस का 4RI1 इज इक्वल टू 0। यहां तक सही है क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ई वाले को उधर भेज देते हैं, और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो R कॉमन आ रहा है ना, तो कितना बचेगा बताना, माइनस का 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2i1, ठीक, माइनस का 6e इधर भेज दिया हमने, प्लस का 6e बना दिया इसको, 4RI1, R तो कॉमन ले लिया, कितना बचेगा प्लस का 4i1, ये बहुत दूर हो गया बेचारा 6e, R को डिवाइड में भेज दें तो कितना आएगा -2i प्लस 6i1 इज इक्वल टू 6e/r। 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 कॉमन लेते कितना बचेगा, माइनस का i प्लस 3i1 इज इक्वल टू 6e/r, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का i प्लस का 3i1 इज इक्वल टू 3e/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके i1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखना जरा, यहाँ पे 3i है और यहाँ पे i है, अगर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और फिर ऐड कर देंगे तो 3i कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, केवल i1 मिल जाएगा। समझ आया क्या बोला? बस तो इधर हटा देते हैं अभी। i1 करंट हमने BM ब्रांच में माना था, तो i1 की वैल्यू ही चाहिए केवल हमें, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, और ऐड किसको में कर दो, एडिंग इन 1, एडिंग इक्वेशन 1। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बताना है, माइनस का 3i प्लस का 9i1 इज इक्वल टू 9e/r, कुछ लोग 3 जा 6 हो जाता है, 9e/r, ठीक। अब इसमें ऐड कितना करना है, ऊपर वाला ऐड करना है, कितना हो जाएगा बेटा 3i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 16e/r। ऐड करो, ये तो कट जाएगा, 9i1 प्लस 14i1 13i1, 16 और 9 25, 25e/r। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 25e/13r। इतना करने के कितने नंबर थे, तब गंदा क्वेश्चन था भाई, 3 नंबर में कौन देता है ऐसा गंदा सा बड़ा सा क्वेश्चन, 3 नंबर थे, ठीक है। तो 3 नंबर में हो गया, 7 मिनट लग गया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे जल्दी से, ये समझ में आ गया, 2-3 बार देखना, नहीं आया तो है ना फिर आ जाएगा, हटा दे रहे हैं। आज तक बेचारे हमारे मोबाइल पे इतना लोड कभी नहीं पड़ा, सुबह से कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली। यार हम रुके हुए क्यों हैं भाई, हम
कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, केमिस्ट्री की क्लास का टाइम थोड़ा सा कम करवा लेना अपना, है ना, मतलब बिना ऐसे बोल देंगे तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। नहीं है आज? किसने बोला? कब कैंसिल करी? कुछ भी। चलो क्वेश्चन नंबर 26। 15 मिनट बच्चे भाई, ये सेक्शन सी पूरा हो जाए हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। डी और ई तो सुबह भी निपटा देंगे, छोटे छोटे से होते हैं। चलो 26। A circular loop of radius 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक सर्कुलर लूप है बेटा, उसमें कितना करंट है? कितना करंट है? ये हमारा सर्कुलर लूप है, कितना करंट है बेटा इसमें? 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। दिस इज 1 एम्पियर पॉइंट। रेडियस कितना है बेटा इसका? रेडियस है 10 सेंटीमीटर। A long straight wire lies in the same plane parallel to x-axis at a distance of 20 सेंटीमीटर as shown in the figure। यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, कितने, यहां से सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक वायर है। अब इन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो करवा दें और उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे क्या हो? 0। पहले डायरेक्शन बतानी फिर मैग्नीट्यूड बताना। एक बात बताओ, यहां पे अगर हमें करंट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना, आराम से सोचना धीरे से, है ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। बताओ लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ है। सही बात है। तो वायर की वजह से कहां होनी चाहिए? बाहर की वजह से। पहले हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन बी ड्यू टू लूप, लूप की वजह से v किधर होगा? अंदर साइड, मतलब क्रॉस। देयरफॉर b ड्यू टू वायर किधर होना चाहिए? बाहर की साइड होना चाहिए। बाहर की साइड कब आएगा? जब करंट ऐसे जाए। देखो बाहर की साइड लाना है तो करंट को ऐसे भेजना पड़ेगा। समझ आ रही बात? इसका मतलब करंट किधर जाएगा? दिस इंप्लाइज बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है। इससे क्या पता चला? देखो फिर से समझता है। बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे क्या पता चला? करंट किधर होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए। कोई बोलता नहीं मेरे को अंदर की तरफ चाहिए, तो अंदर की तरफ, तो फिर करंट किधर होना चाहिए? बट हमें कहाँ चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बाहर। देयरफॉर करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी बताओ? ऐसा कुछ बोला होगा क्वेश्चन में, एक्स डायरेक्शन दिया है बेटा। ये देखो 3 डंडियां दे रखी है यहाँ पे, है ना, एक्स वाई और जेड। तो करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट होना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन की कहानी तो हमें पता चल गई। अभी किसकी कहानी चाहिए? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सॉरी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। वायर लूप 0 1 नहीं है, ये क्या है? लूप, और ये क्या है? वायर। ठीक बात। अच्छा बी ड्यू टू लूप क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। r नहीं, इसको a लिख लेते हैं, वरना r काट देंगे हमें ना। तो अच्छा I और I1 भी अलग, इसका IO होगा और इसका I1 होगा। इसका RO होगा, लो R लिख लो, इसका R1 होगा। अब तो कुछ कटेगा भी नहीं। दोनों की वजह से इक्वल क्यों लिखा वो समझ में आया? ठीक है, इक्वल होगा भाई तभी तो कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा ना। कुछ कट रहा है देखो, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया। अच्छा 2 से 2 कट गया। आई कितना दिया है? 1 दिया है। आर नॉट कितना दिया हमें? 10 सेंटीमीटर दिया। I1 पाई R1 कितना है बेटा? यहां से डिस्टेंस कितना है देखो? 20। फिर कट रहा है कुछ? 10 दूनी 20। I1 निकालना है। वाह कितना सुंदर आंसर। I1 इज इक्वल टू पाई एम्पियर। ओके, I1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो करना चाहिए इसमें? 2 पाई एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए। समझ में आई बात? कोई परेशानी? पाई की वैल्यू डाल के किसी को निकालना तो वो निकाल लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर वेवलेंथ रेंज। हम नहीं बता रहे वेवलेंथ रेंज, खुद से याद करना। विच आर यूज्ड फॉर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। बताओ कौन सी वेव यूज करते हैं? रेडियो वेव्स। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, एक्सरे। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन,
एक बात बताओ, तुम बाहर से पिट के आते हो तो मम्मी क्या करती है? बाहर से पिट के आते हो तो क्या करती हैं? तुम्हारी आंख में कुछ लग जाए तो क्या तक करते हो? ऐसे ऐसे करते हो? क्यों करते हो ये? मस्कुलर स्ट्रेन हो गया, करने से हीट हो गया, और हीट से कौन सी वेव जनरेट होती है? इंफ्रारेड वेव जनरेट होती है। समझ में आई बात? तो अगर मस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है तो कौन सी वेव यूज करोगे? इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव कैसे जनरेट होती है? फूंक मार के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हॉट बॉडी से ही होती है, वेरी हॉट बॉडीज होती है ना वो। एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा ना। अल्ट्रा वायलेट मत मार देना, खत्म हो जाए। बस 10 मिनट और, केवल 10 मिनट। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये हर किसी को पता है ना। एक कॉइल की वजह से दूसरे नेबरिंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एसआई यूनिट, हेनरी। उसके बाद नीचे डेरिवेशन दे रखा है वो N1 N2 वाला, ठीक है, वो कर लेना। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पता है आपको? बताना तो नहीं पड़ेगा ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनको कहते हैं जिनके अंदर डायपोल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डोमेन्स। समझ में आई बात? चलो, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। तो हमने डायग्राम बनाया था मैग्नेटिक डोमेन का, अगर आपको याद हो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डोमेन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको हम कहां जाके देखेंगे? मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले शॉर्ट नोट्स में जो बोर्ड पे लिखे थे, वहां पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक, चलो सेक्शन डी पे पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये याद करने वाला है। व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी द एनर्जी रिक्वायर्ड, कौन सा होएगा? सिलिकॉन के लिए सिर्फ 0.7 याद किया था, तो जर्मेनियम के लिए कितना? 1.1 होगा। 1.1 है इसमें, 1.4 है ही नहीं, तो 1.1 टिक कर देंगे, ठीक है। ठीक बात, चल आगे बढ़े। धीरे धीरे, ये याद करना है, निकाला नहीं है। सुनो, अरे यार बातें ना करो प्लीज भैया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बातें ना करो। ओह, क्वेश्चन ने बोला देखो, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज करिए कितना दिया बेटा? 2 × 10⁻10। Ne दे रखा है कि NH दे रखा है? NH दे रखा है। नंबर ऑफ होल्स 8 × 10⁻3। पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता दो कौन सी इक्वेशन? सही बात, Ni का स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। Ne कितना बेटा? 8 × 10⁻3। हाँ हाँ, Ne निकाल लेंगे, पीछे लिख देंगे। इधर डिवाइड कर दो तो Ne कितना आ जाएगा हमारा? 4 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻3। डिवाइड करो 0.5 × 10⁻17। कौन सा ऑप्शन देखो? 5 × 10 डी कैसे है भाई? 10⁻22 आ रहा है हमारा तो। अच्छा, मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो वहीं पहुंच जाएंगे हम ना। कर तो दिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻10 का 10⁻22 स्क्वायर कर दिया। ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, भाई ये भी हमें बताना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम पी इनटू एन एंड होल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। इलेक्ट्रॉन पी से एन में जाएंगे क्या? गलत बात। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम एन, दोनों ही एन से पी में जाते हैं, क्या बात हुई? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी एंड होल फ्रॉम, ये सही बात है ना। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड द ड्रिफ्ट करंट इज, डिफ्यूजन करंट लार्ज होता है, ड्रिफ्ट स्मॉल होता है, बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल, ड्रिफ्ट करंट इज लार्ज, गलत बात।
बोथ द ये इक्वल हो गए, दोनों बड़े बड़े होते हैं क्या, ड्रिफ्ट छोटा होता है। बोथ द डिफिजन करंट्स आर स्मॉल, नहीं गलत बात है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। एन एसी वोल्टेज दिस अप्लाइड इन टर्न अक्रॉस अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर, फ्रीक्वेंसी देखो पूछ लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले तो ये बताओ जो इनपुट अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। बेटा सुनो, टी का बात है नहीं, टी का कोफिशिएंट क्या होता है ये बताओ, ओमेगा होता है। तो देखो यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना दिया, 100 पाई दिया, तो क्या हमें ओमेगा की वैल्यू दे दी इन्होंने 100 पाई, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100 पाई बाय 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से काटोगे 50 बना, तो एफ कितना आ गया हमारा 50 हर्ट्ज। ये इनपुट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम रहता है क्या, सेम। तो हाफ वेव एच डब्ल्यू मतलब हाफ वेव, तो कितना रहेगा 50 रहेगा। फुल वेव में क्या होता है, डबल हो जाता है, 50 का डबल 100। सही बात है। चलो आगे बढ़ जाए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही है। भाई डी है, 50 और 100। सी क्यों होगा, हाँ आउटपुट, हाँ कौन सा होगा, हाफ वेव का तो 50 ही होता है, फुल वेव का डबल 100। निकालने की भी जरूरत नहीं, जिस हिसाब से ऑप्शन अगर तो पता होता, नहीं पहला वाला सही है, 25 दूनी 50 हो सकता था, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की कहानी नहीं पढ़नी है ना, क्वेश्चन पढ़ना है। A thin converging lens of focal length 20 cm is a thin diverging lens of focal length this are power of combination पूछी है, कॉम्बिनेशन की पावर, इसको हटा दे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। बातें नहीं करो। फोकल लेंथ देखो कन्वर्जिंग की दे रखी बेटा 20 और डाइवर्जिंग की 15, मतलब कन्वर्जिंग वाले कौन सा क्वेश्चन है, तो कन्वर्जिंग कितना दे दिया हमें 20 और डाइवर्जिंग दिया 15, मतलब -15 लिखेंगे क्या। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि इनको अगर हम कांटेक्ट में रख देते तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बता दो। तो एक बात बताओ बेटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई, इसको F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, F इक्विवेलेंट कहते हैं। क्वेश्चन ने बोला ये कि ये लेंस है और एक डाइवर्जिंग, इनको कांटेक्ट में रखा है, तो बताओ कितनी पावर होगी कॉम्बिनेशन की। तो हम क्या लिखें, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट 1 बाई F1 कितना बताना, 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 15, तो कितना आ जाएगा बताना। 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम 60 3 माइनस 4, तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा -1 बाई 60। तो इसका 1 बाई एफ इक्विवेलेंट को पी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, पी इक्विवेलेंट -1 बाई 60, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सब कुछ 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा बताना 5/3 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आर एंड 2R इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन ने बोला एक सरफेस का रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, दूसरे का 2R है, जल्दी बताओ कौन से टॉपिक का है, लेंस मेकर फॉर्मूले का, बिल्कुल सही बात। 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू माइनस 1 बाई ये वाला पॉजिटिव होगा क्या R माइनस ये वाला नेगेटिव माइनस का 2R, सही बात है। F कितना दिया हमें 4/3R के बराबर दिया, तो 1/4/3R ऐसे लिखेंगे क्या, बातें ना करो। देखो ये कट जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2R, तो 2 बार में जाएगा प्लस 1 बार में जाएगा, तो ये ऊपर जाके 3/4R हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1 इंटू 3/2R। देखो R से R खत्म, 2 दूनी 4, 3 से 3 खत्म,
कितना आगे बताना, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू इज इक्वल टू 1.5। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, और ये 1 इधर आके ऐड होगा तो 1.5। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, 3/2 बोला ना, मतलब 1.5। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस अगर इक्विकॉन्वेक्स लेंस को, ध्यान से सुनना, हम डिप करते हैं किसी दूसरे मीडियम में, है ना, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या उतनी रहेगी? चेंज होगी। लेट्स सी, सुन लो बेटा, कौन सा से थर्ड पार्ट है ना इसका? 1/f इज इक्वल टू क्या लिखे, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1। ऐसे होता था कि जनरल फॉर्मूला? अगर हम किसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जाते तो म्यू एम क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ओवरऑल ये टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर से बोले, म्यू एम बड़ा हो गया तो ओवरऑल टर्म क्या हो गया, छोटा। अगर ये छोटा हो गया तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ गया कि कम हो गया? इनके बीच का डिफरेंस कम हो गया कि बढ़ गया? चलो समझते हैं। ये छोटा हो गया ना, मतलब पहले ये 10 रहा होगा, तो अभी कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये तो समझ में आया ना, म्यू एम बढ़ेगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पहले 10 था, अभी कितना हो गया, 5। तो पहले डिफरेंस कितना था, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, अभी कितना आएगा, 5 माइनस 1 4। तो अब डिफरेंस कम आ रहा है कि पहले के कंपैरिजन में? डिफरेंस कम आएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के डिफरेंस। ये ऊपर बैठा है, ये महाराज नीचे है, तो अगर ये डिफरेंस कम हो जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। नॉर्मल तरीके से सोचो, पहले कोई अपोज करने वाला नहीं था, एयर, केवल लेंस की फोकल लेंथ थी। अब बाहर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हम तुम्हें ऐसे समझाते, देखो लेंस एयर, लेंस और एयर के बीच का जो गैप है वो कितना है, मान लो अभी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक बात बताओ, बेंडिंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस पे। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ज्यादा गैप है तो लाइट ज्यादा मुड़ेगी। लाइट ज्यादा मुड़ेगी तो फोकल लेंथ पास में आ जाएगी क्या? सोचो, लाइट जितनी ज्यादा मुड़ेगी फोकल लेंथ उतना पास आ जाएगी, मतलब कम फोकल लेंथ की ज्यादा कम। अब सोच के देखो, बाहर पहले एयर थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो लेंस का 5 था, बाहर 1 था, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 4 का है सॉरी, मतलब 4 की वजह से लाइट मुड़ी। अभी लेंस का 5 है, बाहर वाटर कर दिया मान लो 3, अब कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 का डिफरेंस है तो लाइट अब कम मुड़ेगी कि ज्यादा मुड़ेगी? कम मुड़ेगी। कम मुड़ेगी तो दूर जाएगी क्या? दूर जाएगी तो फोकल लेंथ घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। कभी भी किसी ने घट गई बोला था? बढ़ गई क्या? समझ में आया क्या लॉजिक है? इस लॉजिक को 2-3 बार सुनना। इस लॉजिक क्यों थ्योरेटिकल है ना, तो उस फॉर्मूले से आंसर करोगे तो फिर अलग बात है, बट ऐसे सोच लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे हमने वहां से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो अभी इसके बाद ये भी तो है, क्वेश्चन नंबर 4 5 4 में 2 पार्ट है ना। सुबह ही कर सकते हैं, अब सुबह ही होगा ना बेटा, उसको बंद कर दो। वो 1 सेकंड भी आगे जाती तो बहुत आगे चली जाती है।